हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में हमने बात की थी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की और मोमेंटम की। ठीक है, तो जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमने देखा था उसमें हमने पढ़ा था द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ठीक है, तो हम वहां पर एक चीज छोड़ के आए थे जो हमें यहाँ पर देखना है और उसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उस, जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस व्हाट, मास। पहला जो लॉ होता है जो न्यूटन्स का, वो क्या डिफाइन करता है, वो मास को डिफाइन करता है। मैंने इसे डिफाइन किया था, बताया था आपको। तो आपने जब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा बुक में, तो आपको क्या समझ में आया कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या डिफाइन कर रहा है। ठीक है, बताइए। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की यदि हम बात करें तो हमने क्या पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। मतलब जो मोमेंटम का चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टाइम, उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वो फोर्स होता है। मतलब जो फोर्स क्रिएट होता है वो मोमेंटम के चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम की वजह से होता है। आया समझ में। तो कहीं ना कहीं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या डिफाइन करता है, फोर्स को डिफाइन करता है। और फोर्स के बारे में हम सबसे पहले पढ़ चुके हैं कि फोर्स क्या है। फोर्स इज एन इम्पैक्ट, है ना, या फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंसी, है ना, जो क्या कर सकता है, किसी पोजीशन को चेंज कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, वेलोसिटी बढ़ा सकता है, किसी चीज को स्टॉप कर सकता है। फोर्स की यूनिट हमने पढ़ी थी न्यूटन, और हमने पढ़ा था कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये सारी चीज हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो सेकंड लॉ क्या डिफाइन करता है, फोर्स को डिफाइन करता है। ठीक है, और यदि हम बात करें सेकंड लॉ ऑफ मोशन के एप्लीकेशंस क्या हैं, क्या जरूरत है सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, कहां कहां हमें दिखाई देता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो मैंने जैसा आपसे कहा था कि फिजिक्स आपकी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा घुसा हुआ है, कहीं ना कहीं हर जगह आपको फिजिक्स दिखाई देगा। तो जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी है वो भी आपकी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मिलता है। जैसे यदि हम बात करें, आपने कभी क्रिकेट खेला हो, क्रिकेट आप खेलते हैं तो आपने क्या देखा है कि बॉल को आप कुछ इस तरीके से पकड़ते हैं, बॉल आती है, आप हाथ को पीछे लेके जाते हैं। ठीक है, आप एक बार बॉल को ऐसे पकड़ के देखिए, हाथ को पीछे मत ले जाइए, और एक बार हाथ को पीछे ले जाके देखिए। तो आप क्या देखेंगे कि जब आप हाथ को पीछे नहीं लेके जा रहे हैं तब आपके हाथ में थोड़ा सा चोट ज्यादा लगेगी, मतलब हर्ट ज्यादा होगा। और जब हाथ को आप पीछे ले जाएंगे तो आपको ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है, आइए उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मोमेंटम जो होता है इज इक्वल्स टू, सॉरी मोमेंटम नहीं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इक्वल्स टू होता है dp अपॉन dt, सॉरी ऐसा लिख लेते हैं, डेल p अपॉन डेल t होता है। हमने ऐसा पढ़ा था, है ना। तो यहां पर एक चीज क्या दिखाई दे रहा है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जितना टाइम कम होगा उतना फोर्स ज्यादा होगा, मतलब इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, है ना। मतलब यदि आप टाइम को कम कर देंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा हाथों के ऊपर। यदि इसी टाइम को मैं क्या कर दूं, कम कर दूं, सॉरी बढ़ा दूं, तो फोर्स क्या हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा सा कम होता जाएगा। तो जब यहां क्या देख रहे हो, आपने टाइम नहीं दिया बॉल को, बिल्कुल तुरंत आके आपके हाथों में लगा और चोट ज्यादा लग गई थी। उसी बॉल को आप क्या दे दें, थोड़ा सा टाइम दे दें, तो टाइम बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना है, यहां पर फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड है। क्या है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम पीरियड है। मोमेंटम बढ़ाने पर फोर्स बढ़ता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहां पर क्या, टाइम पीरियड कम करने पर फोर्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और टाइम पीरियड बढ़ाने पर फोर्स कम हो जाता है। तो हमें यहां क्या करना है, फोर्स के इंपैक्ट को कम करना है, फोर्स को कम करना है। तो फोर्स कम कैसे होगा, यदि हम टाइम पीरियड को बढ़ा दें। तो हमने टाइम पीरियड को बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई मोमेंटम का पहला जो एप्लीकेशन था, कि जब भी हम कैचिंग करते हैं, वाइल अ फील्डर कैच अ बॉल, ही विल मतलब उसके हाथ को क्या करता है, जनरली पीछे लेके जाता है। तो जब हाथ को पीछे लेके जाता है तो क्या होता है, उससे टाइम पीरियड बढ़ जाता है और फोर्स कम हो जाता है। ठीक है, आइए और एग्जांपल्स की बात करते हैं। आप देखिए, कभी आप थोड़े से ऊंचाई से कूदिए, है ना, जमीन के ऊपर फ्लैट सरफेस है, आप उस पर कूदिए, तो आप देखिए आपके पैरों में बहुत ज्यादा झटका सा लगेगा, और हो सकता है पैर भी कभी कभी ऐसे फ्रैक्चर हो जाता है, ज्यादा ऊपर से कूदते हैं तो। लेकिन उसी जगह उतनी ऊंचाई पे आप कूदिए सैंड के ऊपर, मतलब रेत का एक पूरा एक ऊंचा ऊंचा एक बढ़िया सामने बना लिया है। जब आप उसके ऊपर कूदोगे तो आप क्या देखते हो कि आपको चोट कम लगेगी या ना लगे। ये भी हो सकता है, क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि वहां पर आपके पैर जमीन में धीरे धीरे धंसने लगते हैं। ठीक है, जब जमीन में धंसेंगे तो क्या होगा, आपका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा और फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वैसे ही आप गद्दे के ऊपर कूदते हैं या स्पंज के ऊपर कूदते हैं तो भी चोट कम लगती है ना। या फिर आपने देखा होगा बॉक्सिंग करते टाइम, क्वेश्चन ये जितने भी चीजें बता रहा हूँ एप्लीकेशन, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। बॉक्सिंग में आपने देखा होगा कि भाई नॉर्मल हाथों से नहीं लड़ते, कैसे लड़ते हैं भाई, हाथ में स्पंजी ग्लव्स पहनते हैं ताकि सामने वाले को भी चोट कम लगे और हमारे हाथों में भी चोट कम लगे। ठीक है, इसलिए हम स्पंजी ग्लव्स पहनते हैं। आप कभी भी स्प्रिंग को देखिएगा, है ना, किसी चीज को स्प्रिंग के थ्रू आप फेंकिए, जैसे आप बॉल को फेंकते हो, है ना,
या फिर आप कहते हैं कि भाई किसी चीज को आप फेंकिए तो स्पंज के थ्रू आप देखोगे तो उस पर इम्पैक्ट फोर्स कम होगा, और यदि आप डायरेक्टली फेंकेंगे उस पर ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये जितने भी एग्जांपल्स हैं ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ में जैसे पूछा कि भाई वाइल कैचिंग, भाई हाथ को पीछे क्यों ले जाता है। ठीक है, स्पंज के ऊपर कूदने में और नॉर्मल सर्फेस पे कूदने में कहाँ चोट ज्यादा लगती है, इस तरह के क्वेश्चन काफी सारे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अच्छा, ये जो मैंने एक फॉर्मूला बताया है ना, इस फॉर्मूले से एक नई फिजिकल क्वांटिटी आपको मिल सकती है, वो क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे पहले, फिर थर्ड लॉ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला भाई कि फोर्स जो होता है इज इक्वल टू होता है dp अपॉन dt, या डेल p अपॉन डेल टी भी हम उसको लिखते हैं ऐसे। ठीक है, आप ऐसा भी कभी लिखाओ तो परेशान मत होइएगा, f इज इक्वल टू डेल p अपॉन डेल टी को हम dp अपॉन dt भी लिख सकते हैं, और d का मतलब यहाँ पर डेल जैसा ही है। ठीक है, डेल ही है वो। ठीक है, तो f इज इक्वल टू कितना होता है dp अपॉन dt होता है। यदि इस डेल टी को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूं तो डेल p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f डेल टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, f डेल टी। और ये जो f डेल टी होता है ये एक नई फिजिकल क्वांटिटी आती है जिसको हम बोलते हैं इंपल्स। क्या बोलते हैं, इंपल्स। तो इंपल्स क्या है, ऐसा फोर्स जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगता है, ऐसा फोर्स जो कि किसी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगता है उसे इंपल्स कहते हैं। और ये किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। और इंपल्स को डिनोट करते हैं हम आई से, किससे डिनोट करते हैं, आई से। और आई इज इक्वल टू होता है एफ डेल टी, और हम इसको लिख सकते हैं डेल पी भी। ठीक है, डेल पी बचा ना यहाँ पर, तो आई इज इक्वल टू होता है एफ डेल टी, या चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। ठीक है, यदि हम इसकी यूनिट निकालना चाहें तो क्या होगा, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, और टाइम की क्या होती है, सेकंड होती है। तो न्यूटन सेकंड इज द यूनिट ऑफ इंपल्स, या मोमेंटम की जो यूनिट है वही इंपल्स की यूनिट भी होती है। क्या होती है यूनिट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम, और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज आल्सो द यूनिट ऑफ इंपल्स। ठीक है, तो ये बात होगी हमारी किसकी, इंपल्स के बारे में। ये नई फिजिकल क्वांटिटी, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है, जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या है समझिए। जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो डिफाइन करता है, सब सपोज करिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, आपको तब समझ में आएगा। आप कभी भी क्या करिए, किसी दीवार पे आप हाथ मार के देखिए, जोर से नहीं, थोड़ा धीरे ही मारिएगा, या फिर आप ऐसे दीवार पे ऐसे स्लैप मार के देखिएगा, तो आप क्या देख रहे हैं भाई, आपने फोर्स लगाया दीवार के ऊपर, तो आपको भी हाथों में कुछ ना कुछ चोट लगती है ना। मतलब क्यों लगती है ऐसा चोट, भाई मारा तो आपने लेकिन हाथ में आपको लग रही है ना। जब भी आप बॉल को जमीन पे फेंकते हैं, जमीन बॉल जो है उछल के वापस ऊपर की तरफ आती है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी उतना ही अपोजिट फोर्स आपके ऊपर लगाता है। यही थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। न्यूटन ने कहा था कि यदि किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी उतना ही और अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स आपके ऊपर एग्जर्ट करता है। दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो क्या है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन there will be a equal and opposite reaction। ठीक है, मतलब आपने किसी सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, जैसे मैंने आपसे कहा था कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल तब समझ में आएंगे जब हम सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ पढ़ लेंगे, तब न्यूमेरिकल इजीली आपको समझ में आएंगे। वो क्यों आते हैं मैं बताऊंगा आपको। ये सपोज करिए मैंने सरफेस के ऊपर क्या रख दिया है, एक बॉडी रख दिया है। क्या रख दिया है, एक बॉडी रख दिया है ना, यहाँ पर है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया है। अब ये क्या करेगा, नीचे की तरफ एक फोर्स क्रिएट करेगा, और फोर्स इक्वल टू कितना होता है, ma होता है। और एक्सेलरेशन जो है जमीन पर जो लगता है वो ग्रेविटी के बराबर लगता है, उसके बारे में हम ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे। तो आप ध्यान रखिए a इज इक्वल टू जी होगा, तो जो वेट होगा वो mg होगा, या फोर्स जो होगा वो कितना होगा, mg होगा। तो mg कहाँ लग रहा है, जमीन की तरफ, तो जमीन पे ये फोर्स क्रिएट कर रहा है, तो क्या होगा, टू एवरी एक्शन देयर विल बी इक्वल अपोजिट रिएक्शन। तो उतना ही फोर्स क्या करेगा, ये भी क्रिएट करेगा, सरफेस भी इसके ऊपर क्या क्रिएट करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट करेगा। जैसे मैंने आपको बताया था फोर्स के टाइप्स भी बता रहा था मैं, तो आपको मैंने एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बताया था, तो ये वही फोर्स है जिसके बारे में हमने तब डिस्कस किया था। तो जब भी किसी सरफेस पे कोई फोर्स लगता है तो वो सरफेस भी अपोजिट फोर्स क्रिएट करती है किसके ऊपर, उस लगाए गए फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। तो mg कहां लग रहा है, नीचे की तरफ,
तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, ठीक है, इसको नॉर्मल रिएक्शन कह सकते हैं, एन से दिखा सकते हैं या आर से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ है, नीचे। यहाँ पर जो आर होगा वो किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा, या हम लिख सकते हैं r माइनस एम जी इज इक्वल टू 0। मतलब जो नेट फोर्स होगा इन दोनों का वो कितना होगा, 0। यही हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में समझा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेबल कंडीशन में रहता है और वो मोशन लगातार यूनिफॉर्मली करता रहता है। क्यों करता है, क्योंकि ऊपर उसके ऊपर जो नेट फोर्स होता है वो 0 होता है। तो सेम यही कंडीशन आती है। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। वैसे हमने लिखा r इज इक्वल टू mg, r जो है mg के बराबर होगा क्योंकि ये एक्शन है, सॉरी ये एक्शन है तो ये क्या है, रिएक्शन है। मतलब यदि हमने इसको f लिया है ना, तो ये क्या होगा, माइनस f होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो किसी ऑब्जेक्ट का किसी दूसरी सरफेस के ऊपर फोर्स लगाना और उतना ही अपोजिट फोर्स किसके द्वारा लगाना, सरफेस के द्वारा उस ऑब्जेक्ट पे लगाना ही थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ना। टू एवरी एक्शन हैज देयर विल बी अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। टू एवरी एक्शन हैज देयर विल बी अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब F12 इज इक्वल टू होगा माइनस ऑफ F21। अब ये F12 क्या है, किसी एक ऑब्जेक्ट के द्वारा दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगाया गया फोर्स क्या है, F12 है, और दूसरे ऑब्जेक्ट के द्वारा फर्स्ट पे जो फोर्स लगाया गया दैट इज कॉल्ड F21, है ना। तो माइनस क्या डिफाइन कर रहा है, मैंने आपसे कहा था कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी तो हमें एरो लगाना पड़ेगा। और माइनस साइन क्या शो करता है वेक्टर क्वांटिटी में, कि वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना। जब डायरेक्शन अपोजिट होती है तो हम माइनस साइन ले लगाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेगा, दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो हमने बात की सेकंड लॉ ऑफ मोशन की एप्लीकेशन की, और एक नई फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कशन किया जिसको हम बोलते हैं इंपल्स। और इंपल्स क्या होता है, फोर्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसकी यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है या न्यूटन पर सेकंड, न्यूटन सेकंड होती है। और हमने बात की थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, जो क्या होता है, टू एवरी एक्शन एंड देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब हम एक टॉपिक की बात करेंगे जो इसी से रिलेटेड है, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ थर्ड लॉ या यूजेस ऑफ थर्ड लॉ। कहाँ दिखाई देते हैं ये थर्ड लॉ, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं जब आप आगे की तरफ बढ़ते हैं, चलते हैं, पैदल चलते हैं, जब आप चल रहे हैं तो आप अपने पैरों को ध्यान से देखिए। क्या आप फोर्स आगे लगा रहे हैं, या आपका पैर आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है या पीछे लगा रहा है। आप देखिए, आप धका रहे हैं पीछे की तरफ जमीन को, और आप कहां बढ़ रहे हैं, आगे की तरफ। मतलब आप फोर्स लगा रहे हैं पीछे और आप बढ़ रहे हैं आगे। मतलब जब भी आप पीछे की तरफ फोर्स लगाओगे तो जमीन उतना ही अपोजिट फोर्स आपके ऊपर लगाएगी, जिससे आप क्या करते हैं, आगे की तरफ इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं, कदम आपके आगे की तरफ बढ़ते हैं, है ना। घोड़ा गाड़ी में जब घोड़ा चलता है तो वो पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा तो वो चीज आगे बढ़ती है ना। वैसे ही जब आप क्या करते हैं, बंदूक की गोली फायर करते हैं तो उसमें जो स्प्रिंग होता है वो गोली को आगे धकाता है, लेकिन पीछे की तरफ भी उतना झटका लगता है। ठीक है, वैसे ही रॉकेट प्रोपल्शन जब होता है, रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है तो रॉकेट का जो गैस का प्रेशर है वो पीछे की तरफ एक फोर्स लगाता है ना। तो उतना ही अपोजिट फोर्स उसके ऊपर लगता है जिससे वो ऊपर की तरफ जाता है। वैसे इसमें एक और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगता है जिसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आप सिर्फ इतना समझिए कि यहां पर भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगता है। ठीक है, तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं या जो एप्लीकेशंस हैं वो यही है। पहला क्या था कि भाई जब आप चलते हो तो पीछे की तरफ फोर्स लगाते हो, आप आगे बढ़ते हो। ठीक है, जब आप गन फायर करते हो तो गन पीछे की तरफ जाती है और जो है आपका जो गोली है वो आगे जाती है। या आप देखते हैं रॉकेट जब ऊपर की तरफ जाता है तो पीछे की तरफ क्या करता है, गैस बहुत स्पीड के साथ छोड़ता है, जिससे वो थ्रस्ट लगाता है ऊपर की तरफ, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट करता है। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल हो गए। एक चीज और मैं बता देता हूँ, आपने देखा होगा कि बॉल को जब आप जमीन पे मारते हैं तो जमीन से बॉल उछलकर ऊपर वापस आती है। क्यों आती है, क्योंकि आपकी जो बॉल थी उसने जमीन के ऊपर एक फोर्स क्रिएट किया, उतना ही अपोजिट फोर्स किसने क्रिएट किया, जमीन ने उसके ऊपर, जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ उछाल कर गई। ठीक है, या आपने कभी देखा होगा कि आप भाई जब किसी नाव में बैठकर जब वापस उतरते हैं नाव से तो आप ऐसे जाते हैं तो एकदम से गिर सकते हैं कभी कभी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप फोर्स लगाते हैं किसके ऊपर, नाव के ऊपर, और नाव स्टेबल नहीं है, पानी के ऊपर तैर रही है, तो आप फोर्स लगाओगे तो उतना ही अपोजिट फोर्स वो भी लगाती है, लेकिन वो अनस्टेबल हो जाती है, अनबैलेंस फोर्स हो जाता है, तो आप गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये सब जो रीजंस हैं वो कहीं ना कहीं थर्ड लॉ के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो इनके बारे में जरूर पढ़िएगा, क्योंकि एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है कि भाई थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, और उससे रिलेटेड एप्लीकेशंस कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी हम आगे कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन की और सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। ठीक है, उससे बस एक टॉपिक और बचा है हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला टॉपिक, अगला वीडियो जरूर देखिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से रिलेटेड। उसके बाद हम काफी सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे और ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।